हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सीएफआर, कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और बच्चों, इस चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने जो क्लासेस ऑलरेडी पढ़ ली, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुए, क्यों इंट्रोड्यूस हुए, किन किन कंपनीज के ऊपर ये कंपल्सरली एप्लीकेबल होते हैं और किन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होते। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये सब कुछ बच्चों एग्जाम्पल्स के साथ, कहानी के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके। हम ये भी पढ़ चुके थे कि टोटल कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने थे और उनमें से कितने हटा दिए गए थे, एक्चुअली में आज के वक्त कितने एप्लीकेबल हैं। ये सब कुछ हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है बच्चों इंड एएस 8, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है उसका नाम क्या है, एक बार पहले नाम सुन लेते हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है। हम इस क्लास में सब कुछ पढ़ेंगे, ए से लेके जेड तक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझाने के लिए कि आखिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ये सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, आपको एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा स्टार्टिंग से। बच्चों, इस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर हैं। पहला जो एक कैरेक्टर है उसका नाम है बाबू भैया। आप यहां पर देख सकते हो, ये है बाबू भैया। और हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनका नाम है राजू। ये हैं राजू। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, हमें वो बातचीत सुननी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किस बारे में बात करता है। तो सुनिए बच्चों। एक बार की बात है, बाबू भैया ने राजू से पूछा कि हे राजू, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 आखिर क्या है, ये किस बारे में बात करता है। तो राजू बोला कि बाबू भैया देखो, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उस कंपनी ने पूरे साल में फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन किए, चाहे से कुछ बेचा, चाहे से कुछ खरीदा, चाहे से लोन लिया, चाहे से लोन दिया, उसकी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया, एक कंपनी को हर साल, हर कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं ना, तो जितने भी पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए ये टाटा कंपनी है, आज ये 2022-2023 के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहती है। तो ये कंपनी क्या करेगी कि इस पूरे ईयर में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको प्रॉपर फॉर्मेट में उतार देगी, लिख देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लगेगी, किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे क्या प्रिंसिपल लगेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लगेंगी, उसकी एंट्री किस तरह से होनी चाहिए, कौन सा मेथड उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये सब कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि कंपनीज जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी तो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कौन सी पॉलिसीज लगेंगी, कौन सी टर्म्स कंडीशन लगेंगी, कौन से प्रिंसिपल्स लगेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, कौन से मेथड लगेंगे, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। इसके अलावा
अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल बने हुए हैं। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी टर्म्स कंडीशन प्रिंसिपल्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम डायरेक्टली उनके ऊपर वो रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल कर देते हैं। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कंपनी के एक्सपर्ट लोगों को, कंपनी के स्पेशलाइज्ड लोगों को अपना एस्टीमेट लगाना पड़ता है, अपना एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि भैया इस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं। उन्हें सोचना पड़ता है, उन्हें अपनी एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो ऐसे हैं जिनके लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, सेट है वो प्रिंसिपल, सेट है वो रूल्स रेगुलेशन, उनको अप्लाई कर दो, खत्म किस्सा। पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, कुछ कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपनी के एक्सपर्ट लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोगों को अपना एस्टीमेट लगाना पड़ता है, अपनी सोच लगानी पड़ती है, अपना एक फोरकास्ट करना पड़ता है कि इसके ऊपर हमें ये एप्लीकेबल कर देना चाहिए। उसे हम बोलते हैं कि भैया ये अकाउंटिंग एस्टीमेट लगाया गया। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब तो हो गया कि ऑलरेडी फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं जो फिक्स है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब है जब जरूरत हुई तब अपना एस्टिमेट लगा लिया, जो कि कंपनी के एक्सपर्ट लोग लगा। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, ये बताता है कि हर कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी, तो जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं पूरे ईयर के अंदर, उन पर कौन सी पॉलिसी लगेगी, कौन से रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, कौन सी टर्म्स कंडीशन लगेगी, कौन सा मेथड लगेगा। और अगर कोई ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो फिर क्या एस्टीमेट लगाना चाहिए, किस तरह से एस्टीमेट लगाना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है बाबू भैया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें चेंज आ जाते हैं। उस क्यों आ जाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ जाते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ जाते हैं। तो वो जो चेंज आया है वो क्या इफेक्ट रखेगा, वो चेंज कब से लाया जाएगा। क्या कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से उस चेंज का इफेक्ट लाया जाएगा, क्या तब से कंपनी के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाएगा, या अब चेंज आया है तो आज से आगे वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे उनमें चेंज आएगा। किस तरीके से ये चेंज आएगा। तो कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स के अंदर चेंजेस भी आते हैं। वो चेंजेस क्यों आएंगे, वो चेंजेस कब आएंगे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, चेंज अगर आ गया है तो कंपनी को क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, ये सभी बातें भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में लिखा है। तो बाबू भैया को अब तक ये समझ में आया कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इसका मतलब जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मतलब है कि पूरे साल में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री कर देना। अब वो कैसे एंट्री की जाएगी, किस मेथड से उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब कुछ चीजें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में लिखा हुआ है कि कब किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे कौन सी पॉलिसी लगेगी। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में यह भी लिखा हुआ है कि कभी कभी रूल्स रेगुलेशंस अगर फिक्स नहीं होते तो फिर उस केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी सोच लगानी पड़ेगी। उस वक्त देखना पड़ेगा कि कौन से प्रिंसिपल्स लग सकते हैं और ये कंपनी के एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड लोग करेंगे। कभी कभी इन ऑलरेडी सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स के अंदर चेंजेस भी आ जाते हैं। अगर वो चेंजेस आए हैं तो चेंज कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता, कौन से चेंज को एक्चुअल चेंज बोला जाता है, कौन से चेंज को अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज में कंसीडर ही नहीं किया जाता, उनका क्या इफेक्ट होता है, कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। ये सभी बातें इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में लिखा। यहां तक की बात बाबू भैया को समझ में आ गई, लेकिन बाबू भैया बोले कि मेरे को एक और डाउट है।
राजू बोला बताओ बाबू भैया क्या डाउट है। बोला देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का जब तुमने पूरा नाम बोला ना उसका, तो तुमने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये एरर्स का मतलब क्या है? एरर्स का मतलब ये है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है, बहुत सालों से प्रिपेयर कर रही है, बाई चांस उसने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई गलती कर दी, एरर कर दी, हम इसको एरर भी बोल सकते हैं या हम इसको प्रायर पीरियड एरर्स भी बोल सकते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको एक ही तरह से लिया जाता है, आप इसे एरर बोल दो या प्रायर पीरियड एरर्स बोल दो, बात एक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को प्रिपेयर कर रही है, तो उसमें वो एरर कर देती है, गलती कर देती है। अब वो ऐसी कौन कौन सी एरर्स है, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको एक्चुअल में एरर माना जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग में उनको एरर माना जाता है। हर चीज को एरर नहीं माना जाता, हर गलती को एरर नहीं माना जाता। कब कब उसको एरर माना जाएगा? अगर एरर हो गया है तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि वो इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है या अनइंटेंशनली किया गया है। अगर इंटेंशन से किया गया है तो फ्रॉड है, अनइंटेंशन से हुआ है तो एरर है, गलती से हो गया, भूल गए, सब लोग भूल जाते हैं। तो अब उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, कब से करना पड़ेगा? क्या उसको पूरे हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज दिखा दो, बाकी का आज दिखा दो? किस तरह से उसका इफेक्ट आएगा, ये भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। तो अभी तक बाबू भैया के जो समझ में आया बच्चों, मैं उसे रिवाइज कर रहा हूं। ये एक एक चीज जो मैंने बोली है, ये एक एक चीज हमारी इस कहानी के अंदर यहां पर पूरी लिखी हुई है। मैं दोबारा बोलता हूं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, तो उस ईयर में जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो उसे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। जब वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही होती है, तो किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे क्या प्रिंसिपल लगेगा, क्या रूल्स लगेंगे, क्या कंडीशन लगेगी, कौन सा मेथड लगेगा, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसका एक्चुअल अमाउंट निकाला जाएगा, ये बात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में लिखी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई ऑलरेडी मेथड सेट नहीं है, कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट नहीं है, उस वक्त फोरकास्ट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि इस पर क्या रूल्स लग सकते हैं, उसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बोलते हैं। कभी कभी कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त एरर हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो किसको गलती एरर माना जाता है, किसको नहीं माना जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, और उसका इफेक्ट कैसा होगा, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सभी बातें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अंदर लिखी हुई है। बाबू भैया के समझ में आ गया, लेकिन बाबू भैया बोले कि राजू, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है, तूने बहुत ब्रीफ में डिटेल में समझाया, मजे आ गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं लिख के भी आ जाऊंगा, तो मैं लिख के भी आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बता, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? राजू बोला नहीं नहीं बाबू भैया, बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ऑलरेडी फिक्स्ड रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, जो कि फिक्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तो ये तब होता है जब हमें सोचना पड़ता है कि अब इस कंडीशन में हमें क्या। एस्टिमेट शब्द का मतलब यह सोचना। जो एक्सपर्ट लोग, जो नॉलेजेबल लोग, जो स्पेशलाइज्ड लोग उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोचते हैं और अप्लाई करते हैं, इसे अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ऑलरेडी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो बने हुए हैं, बेसिस हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स प्रैक्टिसेस हैं, जो एक एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अकाउंटिंग जब करी जाएगी तो उसका बेसिस क्या होगा, या कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, कॉस्ट का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, फीफो या वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये फिक्स्ड है पहले से। जबकि एस्टिमेट्स में हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है
क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पैसा आएगा नहीं आएगा, हम डाउटफुल है, शायद पैसा जो हमने लोन पे दिया है वो वापस आ भी सकता है, या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी बन सकता है, या डेप्रिसिएशन मेथड को अब हम चेंज करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड अकाउंटिंग एस्टीमेट में काउंट होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में काउंट नहीं होता। अभी मैं पूरा ब्रीफ में समझाऊंगा, अभी मैं आपको एक क्रक्स समझा रहा हूं, कहानी समझा रहा हूं एग्जांपल से, जिसको आपको ये समझ में आए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 मोटी मोटी क्या बात है। तो जब पूछा बाबू भैया ने कि क्या इंडिया ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टीमेट सेम है, बोला बिल्कुल भी सेम नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग है। अकाउंटिंग पॉलिसीज तो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, बेसिस हैं, जो कि एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो करती है, वो प्री फिक्स्ड है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो हैं वो तो एस्टिमेट हैं जो कि कंपनी के एक्सपर्ट लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लगाना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो पढ़ा ना, हम एक बार उस पर चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेम चीज जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ी, अब हम उसे एक लीगल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आपको लिख कर आए। उसका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले वो क्राइटेरिया बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे उन्हें अप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले डायरेक्टली चेंज पे मत आ जाना कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बताता है, और आप डायरेक्टली लिखने आ जाओ कि वो तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट बताता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट बताता है। डायरेक्टली ऐसा मत लिखना, स्टार्टिंग में लिखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग में क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अगर चेंज आ जाए अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो क्या डिस्क्लोजर दिया जाता है, अगर चेंज आ जाए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, अगर एरर्स आ गए हैं तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल आप लिखकर आ सकते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें बताता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो किस क्राइटेरिया से करेंगे, वो क्राइटेरिया बताता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करने का। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ जाए तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, उसका क्या इफेक्ट है, ये भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए या एरर्स में चेंज आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट है, उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, क्या क्या डिस्क्लोजर दिया जाएगा, वो सब कुछ भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। और इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाते हैं। आज अगर हमें एक कंपनी और दूसरी कंपनी का अगर हमें कंपैरिजन करना है, इसका मतलब तो हो गया इंटर फर्म, या हमें एक ही कंपनी के अंदर अपना ही कंपैरिजन करना है इंट्रा फर्म, तो फिर उस केस में हमारे लिए अच्छी बात क्या हो जाती है कि अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर्स को करेक्ट कर लिया है तो हमारा कंपैरिजन एकदम सही होगा। अगर हम किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जबकि हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स को करेक्ट ही नहीं किया, चेंज हो गई थी, हमने चेंज ही नहीं लाए उनके, तो जो ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट आ रहा है वो तो गलत है, आपका कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मैंने 4 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं बच्चे। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है ना, इस पर क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो ज्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के रिगार्डिंग में ना के बराबर चांसेस है, थ्योरी आता है इसके। ये बोल रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले तो वो बताता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट और अप्लाई करना है, उसका क्राइटेरिया। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया तो क्या डिस्क्लोजर देना है, क्या इफेक्ट है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आया तो उसका क्या डिस्क्लोजर देना है, उसका क्या इफेक्ट है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एरर हो गए हैं तो उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा, उसका क्या इफेक्ट है। और इन सब की वजह से ये हो जाता है, एक और ऑब्जेक्टिव है कि इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन अच्छे से कर पाए।
स्टूडेंट बोलता है सर आपने कहानी सुनाई थी बाबू भैया और राजू की, मैं उससे बिल्कुल सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गए हैं सर, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ गया, हालांकि हम लोग स्कैनर भी सॉल्व करेंगे साथ में, पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को हम पूरा समझेंगे अच्छे से, ब्रीफ में, डिटेल में, एकदम सब कुछ समझ लेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का कि सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये चारों पॉइंट मुझकर लिखकर आने हैं, 100 में से 100 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। आगे चलते हैं। सर इसका कोई स्कोप भी होता है क्या? होता है, और ये सेम चारों पॉइंट जो हैं वो इसके स्कोप में आ जाते हैं, सेम पॉइंट है। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई और सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आएगा तो क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, और जो प्रायर पीरियड एरर्स है, जो पहले हो चुके हैं एरर्स, उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा। इसको आप एरर बोल लो, प्रायर पीरियड एरर बोल लो, एक ही बात है। प्रायर पीरियड का मतलब है आज से पहले जो एरर्स हो चुके। स्कोप भी सेम है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, बस लैंग्वेज को बदल दिया है, बाकी है सब कुछ सेम। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लास में आपको 2 बातें समझ में आई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के 4 ऑब्जेक्टिव और स्कोप आपको समझ में आ चुके हैं। हमने कहानी सुनी, उससे यह समझ में आ चुका है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किस बारे में बात करता है। अब हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैंने अभी अभी आपको समझाया था अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग क्या होता है, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं सर? क्यों समझा रहे हो सर? इसलिए भैया क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स है, रूल्स रेगुलेशन, टर्म्स कंडीशंस है, बेसिस है, कन्वेंशंस है, लेकिन आपको लैंग्वेज भी तो पता होनी चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स का कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, तो ये लैंग्वेज भी तो थोड़ी सी लिखकर आना ना, तभी तो मजा आएगा। तो देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैंने बताया, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है, स्पेसिफाइड है, पता है कि ये है भैया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे ये रूल लगता है, मैटर खत्म भैया। ये बेसिस है, ये कन्वेंशंस हैं, ये रूल्स हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, जो कि एक एंटिटी फॉलो करती है जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट। अब हो सकता है बच्चों, चलो अकाउंटिंग पॉलिसी तो आपको समझ में आ गया, आप सीएमए फाइनल में पढ़ रहे हो, आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, लेकिन एक चीज का याद रखिएगा बच्चों, एक चीज का याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक चीज का आपको ये याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के अंदर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जाम्पल्स दे दो। 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि राइट फ्यू एग्जाम्पल्स या 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये लिखकर आना है, जैसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, या कॉस्ट फॉर्मूला है, या मेथड क्या है प्रिपेयर करने का, है ना। तो इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल भी लिख के आइए। अब चलते हैं आगे, अभी तक 3 टॉपिक पढ़े, रिवाइज साथ में करते चलो। अकाउंटिंग पॉलिसीज के 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करने का क्राइटेरिया, उसके चेंजेस के अंदर इफेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और का चेंज और डिस्क्लोजर, एरर्स को कैसे करेक्ट किया जाएगा, और इंटर फर्म और इंट्रा फर्म का कंपैरिजन, सेम चीज स्कोप में भी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उनके एग्जांपल्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में भी बच्चों, ऑल्दो हमने अपनी कहानी में समझ लिया था कि ये एस्टिमेट्स होते हैं जो कि कंपनी के जो स्पेशलाइज्ड और नॉलेज और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, वो अपने एस्टिमेट लगाते हैं, कभी कंपनी के असेट्स के रिगार्डिंग में लगा लिया, कभी लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग में, कभी एक्सपेंस इनकम, डिपेंड करता है किस चीज के लिए एस्टिमेट लगाना है। एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, की पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, कहां पर कितना लिखना चाहिए, अभी इसको याद रखिएगा बच्चों। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर अगर चेंज हो रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड में अगर चेंज हो रहा है, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एस्टिमेटेड लाइफ या स्क्रैप वैल्यू असेट की अकाउंटिंग एस्टिमेट है, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर वारंटी, इन एग्जांपल्स को याद रखिएगा बच्चों। हो सकता है शायद 2-3 मार्क का ये आपके एग्जांपल्स लिखने को दे।
तो अभी तक हमने समझा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किस बारे में बात करता है। अभी तक हमने समझा ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, इसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उनके एग्जाम्पल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, और एरर क्या होते हैं हमने ये भी समझ लिया। मैं दोबारा से समझा देता हूं एरर क्या है। देखो, एरर का मतलब है कि कोई ओमिशन हो गया। जैसे रिलायंस कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही थी और उसे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में भी लिखना था। बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसे एंट्री करनी थी। एक आध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो ओमिट कर गई, छोड़ गई, नहीं लिख पाई, वो ओमिशन, भूल गई, या फिर लिखा, या फिर लिखा लेकिन मिस स्टेटमेंट, गलत लिख दिया, है ना। वन और मोर प्रायर पीरियड्स मतलब पिछली साल के अंदर गलत लिख दिया, या उससे पहले वाले सालों में गलत। प्रायर पीरियड मतलब आज से पहले। अगर किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसे रिकॉर्ड करने चाहिए थे, उससे रिकॉर्ड करना भूल गई, ओमिशन, छूट गया, या लिखा पर गलत लिख दिया, उसे एरर बोला जाता है। अच्छा बच्चों, अगर जानबूझ के कंपनी ने ऐसा किया तो वो फ्रॉड है, क्योंकि वो धोखाधड़ी कर रही है। और अगर गलती से हो गया, अनइंटेंशन हो गया, तो एरर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर, मैथमेटिकल एरर, कि आपसे कैलकुलेशन गलत हो गई, या कोई चीज आपको असेट साइड में लिखनी थी, वो आपने लाइबिलिटी साइड में, रॉन्ग पोस्टिंग आपने कर दी। अकाउंटिंग पॉलिसी याद, एक और चीज याद रखिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने में गलती हो गई, है ना, मिस्टेक हो गई, तो वो एरर का पार्ट माना जाता है। क्लियर है ये चीज। फैक्ट्स के अंदर कोई चीज, मान लो कोई आइटम ऐसा था जिसको एडजस्ट नहीं करना था, उसको एडजस्ट कर दिया, या कोई आइटम ऐसा था जिसको एडजस्ट करना था, उसको एडजस्ट नहीं करा, तो ये भी तो गलती हो जाती है ना। ओमिशन, गलती से भूल गए, या फ्रॉड, जानबूझ के ऐसा कुछ किया, ये सब कुछ एरर का पार्ट होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने समझा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें ये बताता है कि जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी तो वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करेगी। कभी कभी एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं, एरर्स भी हो जाते हैं, इनके अंदर चेंज आ गया तो उसका क्या इफेक्ट है, कंपनी को अपने अकाउंट्स कैसे चेंज करने पड़ेंगे, कब से चेंज करने पड़ेंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 8 के अंदर लिखा हुआ है। अगर एरर हो गया है तो उसे कैसे करेक्शन किया जाएगा, हमने ये भी पढ़ा। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, उनके एग्जांपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हैं, उनके एग्जांपल, एरर्स क्या हैं, उनके एग्जांपल। हमने ये भी पढ़ा कि अकाउंटिंग जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, इसके ऑब्जेक्टिव 4 हैं, स्कोप 4 है, सेम है, वो भी हम लोगों ने पढ़ ली। दो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, जो कि एग्जाम के अंदर ट्रू या फॉल्स में या 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती हैं, वो ये है कि अगर चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड है तो हम उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने में गलती हो गई, तो फिर उस केस में उसको हम एरर का पार्ट मानते हैं। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्टूडेंट बोलता है सर, आपने यहां तक मुझे जो भी बात समझाई है वो मुझे समझ में आ गई, अभी तक की पूरी बात मुझे समझ में आ चुकी। मुझे समझ में आ गया अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर और इनके करेक्शन या चेंजेस। मुझे समझ में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का ऑब्जेक्टिव, मुझे समझ में आ गया उसका स्कोप, मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज के, एस्टिमेट्स के, एरर के एग्जांपल्स भी समझ में आ गए। दो बात आपने मुझे एक्स्ट्रा याद करवा दी, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड जो है उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट का पार्ट मानते हैं, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने में मिस्टेक हो जाती है तो उसको एरर का पार्ट मानते हैं। मजा आ गया, समझ में आ गया, बेस्ट है। चलो सर, आगे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि अगर अब हम अकाउंटिंग पॉलिसी को, अब हम सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब पहले हम अकाउंटिंग पॉलिसी को उठा लेते हैं कि अगर कल को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, अगर 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 कल को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, तो सर वो चेंज कब कब हो सकती है।
वो कौन सी सिचुएशन है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? वो कौन सी सिचुएशन है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो कैसे चेंज होगी, उसका क्या इफेक्ट होगा, है ना? ये सब चीजें अब हमको पढ़नी है। कहानी कंटिन्यू करेंगे हम अपनी। देखिए, बाबू भैया ने राजू से पूछा कि राजू, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सेलेक्ट कैसे किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है। तुमने अभी मुझको ये समझाया ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट पॉइंट। पहले तो चेंज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो ये बताओ, तुमने ये बोला कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का पहला ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये बताता है कि किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है, वो क्राइटेरिया बताता है। क्या है वो क्राइटेरिया, मुझे ये समझाओ। बोला बाबू भैया बहुत ही सिंपल है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये बोलता है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने किया है और अब कंपनी उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना चाहती है, तो कैसे लिखे, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दे। तो सबसे पहले तो वो ये चेक करे कि क्या उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ऑलरेडी कोई इंड एएस बना हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अगर कोई भी कंपनी ने कोई फाइनेंशियल पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया किसी का, अब कंपनी उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखेगी, उसकी एंट्री करेगी। अब कैसे करेगी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले तो वो ये चेक करेगी उस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए क्या ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बना हुआ है, 11 बना हुआ है, 39 बना हुआ है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो उसको अप्लाई करो, तो उसे फॉलो कर लो। उसके साथ में गाइडेंस नोट दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो। तो बड़ी सिंपल सी बात कि मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, सपोज कीजिए एक कंपनी है आपकी एयरटेल। अब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है। उसने देखा कि उसने नवंबर महीने में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया था। इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अब उसको एंट्री करनी है। कैसे करे, तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसने किया वो पहले चेक करे क्या उसके लिए कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। बना हुआ है तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसे फॉलो कर लो। हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक गाइडेंस नोट भी दिया जाता है कि आप इसको फॉलो करते वक्त इन इन बातों का ध्यान रखो, उसको फॉलो कर लो पूरे। स्टूडेंट बोला ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर एयरटेल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है, उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया था किसी भी महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में, आपने बोला अगर उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है तो उसको फॉलो करके उसकी एंट्री कर दो। ये बात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बोलता है कि जो स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है कोई भी, उसको फॉलो करो। सर सपोज करो, कि अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल के आ जाता है, सर सपोज करो कि ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल के आ जाता है जिसके लिए कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसके लिए कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली नहीं बना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ अलग है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सी पॉलिसी लगी। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ये, हमने अभी तक ये पढ़ा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है। वो ये बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्राइटेरिया क्या है उसको सेलेक्ट करने का, अप्लाई करने का।
अब क्या है वो क्राइटेरिया, हम एक्चुअली में वो पढ़ रहे हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये बोलता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अगर कोई अलग से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको फॉलो करो, उसका गाइडेंस नोट फॉलो करो। पर अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका नेचर अलग है, जिसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं हुआ, तो फिर हमें पता है क्या करना होता है, फिर पता है हमें क्या करना होता है, फिर ना हम ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नेचर और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर मिलता जुलता सा लग रहा हो, उसको अप्लाई कर। और इस चीज के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करना। मैं दोबारा से बोला हूं, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूं, यहां पर लिख के देता हूं और प्यार से। दो कंपनियां हैं बच्चों, एक मिनट रुके। एक कंपनी है टाटा, और बच्चे एक कंपनी है रिलायंस। इसका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसके लिए इसको पता है कि ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये उसको फॉलो कर लेगी। लेकिन इसका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसके लिए कोई इंड एएस नहीं बना हुआ। ये क्या करेगी, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर समझेगी कि वो किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, और फिर देखेगी कि क्या उस नेचर से मिलता जुलता कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो उसको अप्लाई कर दो। और बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं इस वाले में, जो हम पढ़ेंगे आज। तो अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अंदर क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने का और सेलेक्ट करने का, तो आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि जब भी आप कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप ये देखो कि क्या कोई इंड एएस स्पेसिफिकली अप्लाई होता है क्या उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर होता है तो उसको अप्लाई कर दो, और उसके साथ में जो गाइडेंस नोट है, जो कि मैंडेटरी होता है, जो कि जरूरी होता है, हर इंड एएस के साथ में गाइडेंस नोट होना ही चाहिए, उसको अप्लाई कर दो। लेकिन अगर ऐसा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली नहीं बना उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना जजमेंट यूज करना पड़ता है, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और हमें कोई मिलता जुलता इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई करना होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे, जब और इस काम के लिए जब हम कोई मिलता जुलता इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं कि यार स्पेसिफिकली तो नहीं बना इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, बना होता तो हम उसे अप्लाई कर देते, स्पेसिफिकली नहीं बना, हमें कोई मिलता जुलता इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए। तो जब हम ये दिमाग लगाएंगे, जब हम ये जजमेंट लगाएंगे कि यार कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नेचर और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर मिलता जुलता है, जब हम अपना ये जजमेंट ले रहे होंगे, तो कुछ फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं, वो फैक्टर हमें सीक्वेंस में कंसीडर करने हैं, वो फैक्टर्स हमें सीक्वेंस में कंसीडर करने हैं। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ऑलरेडी बना हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसे फॉलो कर लो, उसका गाइडेंस नोट फॉलो कर लो। गाइडेंस नोट हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में होना मैंडेटरी है। पर अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिकली नहीं बना हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर कंपनीज को, एंटिटी को, उसके मैनेजमेंट को अपना जजमेंट लेना पड़ता है, और वो ये देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिस तरह का है, जिस नेचर का है, जिस पर्पस के लिए हुआ है, क्या कोई ऐसा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नेचर और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर मिलता जुलता है, उसको अप्लाई कर देंगे। और जब हम ये चेक करेंगे, जब कोई कंपनी चेक करेगी कि भैया इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर और ऐसा कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या जिसका नेचर मिलता जुलता है, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। जब ये जजमेंट लेना होता है कंपनी को, उस वक्त उसे कुछ चीजें देखनी होती है, कुछ चीजें एनालाइज करनी होती है, कुछ चीजें चेक करनी होती है, कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं, और वो फैक्टर सीक्वेंस में देखने होते हैं, वो फैक्टर सीक्वेंस में देखने होते हैं। उनमें से किसी भी फैक्टर अप्लाई हो रहा है तो वो वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लगा देते हैं। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आई। एक बार पहले रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। बच्चों देखो, मेन एम ये है कि आप लोग क्लास में मेरे से पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने
इतना पैसा खर्चा किया है, आपका पूरा कैरियर टिका हुआ है, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको इसको एकदम बेसिक से और एकदम मजेदार और कहानियां बना के समझाऊं कि अब जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको चुटकियों में आंसर याद आ जाए। हमने पढ़ना स्टार्ट किया आज की क्लास में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, जो कि ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेगी, और उनके कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी उनके ऊपर लगेगी इसको सेलेक्ट करने का, अप्लाई करने का क्राइटेरिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। उसके अलावा वो ये बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कंपनीज को क्या डिस्क्लोजर देने हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या डिस्क्लोजर देने हैं, कंपनी ने एरर कर दिए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या डिस्क्लोजर देने हैं, जिससे कि इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन अच्छे से हो जाए। अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑलरेडी फिक्स्ड आपकी पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बेसिस हैं, कन्वेंशंस हैं, और उसके एग्जांपल मैंने बताए। इसी तरह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैंने बताया कि कंपनी के असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में कंपनी के जो स्पेशल एक्सपीरियंस लोग हैं वो एस्टिमेट लगाते हैं, उनके एग्जांपल हमने देखे। मैंने ये भी बताया कल को अगर डेप्रिसिएशन मेथड में कोई चेंज आ जाता है, कल को अगर डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज आ जाता है तो वो अकाउंटिंग एस्टीमेट का पार्ट है। फिर हमने एरर देखे, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया, एरर के भी एग्जांपल्स देखे कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने में गलती हो गई थी तो वो एरर का पार्ट माना जाए। उसके बाद में अब हमने बात करी कि आखिर क्या क्राइटेरिया है, कैसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट और अप्लाई करते हैं। सिंपल ये है कि आप ये देखिए कंपनी ने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, अगर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिकली ऑलरेडी पहले से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको अप्लाई कर दो, उसके गाइडेंस नोट को अप्लाई कर दो। गाइडेंस नोट हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में होना मैंडेटरी। पर अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर देखना है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर देखना है, और आपको वो जो और ये देखना है कि क्या इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नेचर से मिलता जुलता कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। स्पेसिफिक तो नहीं है, कोई पहले से डिसाइड तो नहीं किया गया ये वाला ये एप्लीकेबल होगा इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। अब हम अपना जजमेंट ले रहे हैं कि इस वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो सकता है। ये जजमेंट हम कैसे ले रहे हैं, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर देखकर, और कोई बहुत सारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका नेचर देखकर कि कोई मिलता जुलता है क्या। और जब ये जजमेंट लेना होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, और वो फैक्टर हमें सीक्वेंस में कंसीडर करने होते हैं। जो भी फैक्टर अप्लाई हो जाता है उसके थ्रू हम वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अप्लाई कर देंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, देखो यही बात, सेम बात यहां पर राजू ने भी बोली कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंड एएस नहीं बना तो उसके नेचर से मिलता जुलता इंड एएस ढूंढो। तो बाबू भैया ने पूछा कि भैया जब मिलता जुलता इंड एएस हमें देखना है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने पड़ेंगे, और वो सभी फैक्टर्स हमें सीक्वेंस में कंसीडर करने। याद रखिएगा बच्चों, मैं जो एक एक बात आपको बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द मैं आपको जो बोल रहा हूं वो सब कुछ आपके नोट्स में, आपकी बुक में, आपके पास में पहुंचा हुआ है। राजू बताने लगा कि बाबू भैया बड़े ध्यान से सुनो, हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर हमें करने पड़ेंगे, और वो सीक्वेंस में कंसीडर करने हैं। सबसे पहले तो भैया, सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या कोई सिमिलर इंड एएस अवेलेबल है क्या। हमें पता ही लग जाए कि यार है, इससे मिलता जुलता थोड़ा सा कोई है तो वो अप्लाई कर दो। अगर सिमिलर इंड एएस नहीं है तो चेक करो कि उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बेसिक नेचर क्या है, और उस वाले नेचर का कोई इंड एएस मिलता जुलता अप्लाई कर दो। या तो कोई सिमिलर इंड एएस मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल देखो कि वो बेसिकली किस चीज के बारे में बात। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों बहुत ही सिंपल है, एक तो है कि किसी कंपनी ने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, अब उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपने डिटेल में देखा,
कि भैया इसने तो डेप्रिसिएशन किया, डेप्रिसिएशन के अंदर ये मेथड लगा और फिर ये निकल के आया, डिटेल में देखा। तो देखो कि क्या कोई ऐसा इंड एएस है जो इसी तरह से डिटेल में बात करता है कि डेप्रिसिएशन में अगर ये हो जाए फलाना ढीकना तो वो लगा। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर सिमिलर नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो फिर बेसिक प्रिंसिपल देखो, आखिर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस बारे में बात कर, डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है तो मेनली जो डेप्रिसिएशन के लिए बना है उसे लगा दो, फिर इंटरनल मत घुसो। बेसिक मोटा मोटा प्रिंसिपल देख, क्लियर ये चीज। या फिर चेक करो, अगर ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है, हम इस वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना तो सिमिलर ढूंढ पा रहे हैं, ना वो सेम प्रिंसिपल्स वाले ढूंढ पा रहे, बेसिक प्रिंसिपल वाला भी नहीं ढूंढ पा रहे, तो फिर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करता है वो वाला। या फिर है ना, या तो ये देखो कि ये जो बोर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा अप्लाई करता है वो वाला अप्लाई। या फिर जो अदर बॉडीज है जैसे आईसीएआई हो गई, ये सब अदर बॉडीज, वो कौन सा अप्लाई करती वो कर। या फिर इसका लिटरेचर क्या है, मेन ये किस बारे में बात करता है, या फिर ये किस इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, उस इंडस्ट्री को चेक। मतलब एक बात बताओ बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्या है, जैसे ना ये सिंपल से ये बोल रहा है कि यार तुम ना सबसे पहले बहुत ही डिटेल में देखना स्टार्ट करो। ये ऐसे बोल रहा है नीचे से ऊपर चलो, जब फैक्टर्स को देखो सबसे पहले तो देखो कोई सिमिलर इंडेस है कि नहीं। सिमिलर नहीं है तो चलो फिर इतना डिटेल में मत जाओ, ऐसे देख लो कोई मोटा मोटा बेसिक प्रिंसिपल इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है और कोई इंडेस जिसका बेसिक मिलता जुलता है वो कर, वो भी नहीं है। तो फिर ये देखो यार इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऐसे ट्रांजैक्शन पे कौन सा इंडेस एप्लीकेबल कर रहा है वो कर, वो भी नहीं है। तो फिर ये देखो जो अदर बॉडीज हैं हमारी जैसे आईसीएआई हो गई, वो कौन सा अप्लाई कर रही है वो अप्लाई कर दो। अच्छा वो भी नहीं है तो फिर एक काम करो, इसका ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कि आखिर ये किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, सोचो खुद। या फिर ऐसा देखो अब कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो फैक्ट्री देख लो कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिर ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये क्लोथ फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये रॉ मटेरियल से किस चीज से रिलेटेड। तो बच्चों मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अंदर वो क्या क्राइटेरिया है जिसको देखकर अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, आप लिखोगे सबसे पहला पॉइंट कि अगर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है उसे अप्लाई कर दो, उसका गाइडेंस नोट अप्लाई कर दो। हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में गाइडेंस नोट होना जरूरी। लेकिन अगर किसी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ तो फिर कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, ये कंपनी खुद अपने जजमेंट के हिसाब से लेती है, अपनी मर्जी के हिसाब से उस वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स देखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले वो ये देखेगी कि कोई सिमिलर इंडेस है कि नहीं, सिमिलर नहीं है तो बेसिक प्रिंसिपल वाला देख लो, वो भी नहीं है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसपी कौन सा अप्लाई करेगा, वो भी नहीं है तो जो अदर बॉडीज हैं आईसीआई वो कौन सा अप्लाई करेंगे, वो भी नहीं है तो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो, वो भी नहीं है तो फिर उसकी इंडस्ट्री देख लो, और इनको सीक्वेंस में करना है और जो भी एप्लीकेबल हो गया वो कर दो। अगर मान लो पहला सिमिलर वाला ही मिल गया तो आगे फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, अगर सिमिलर वाला नहीं मिल गया बेसिक प्रिंसिपल वाला मिल गया तो वो अप्लाई कर दो, वो नहीं मिला आईएएसबी कौन सा अप्लाई कर रहा है वो वाला अप्लाई कर दो, सीक्वेंस में आपको चल। स्टूडेंट बोला, बोला सर मुझे आपकी यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई लेकिन एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक डाउट है। मैंने बोला यार डाउट मत रखो अपने मन में, पूछ लो। बोला सर दो कंपनियां हैं, एक है सर टाटा, एक है सर रिलायंस। टाटा भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट और अप्लाई कर रही है, रिलायंस भी कर रही है। दोनों के केस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो देख रहे हैं उनके लिए इंड एस मान के चलिए पहला कि उसके लिए इंड एस बना हुआ है, बना हुआ है।
हाँ, तो फिर ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो चेंज हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया, सपोज करो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया, क्लियर ये चीज। और जो चेंज हुआ है, कंपनी देख रही है उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, हालांकि हम इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ आपको, जिससे वो आप जब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे उसे, पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में उसको। किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में सपोज करो चेंज हो गया, चेंज होने के बाद में भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है, हाँ, तो फिर वो नॉर्मल चेंज है, वो नॉर्मल चेंज है, वो कंपलसरी चेंज है। और एक होता है कि सर जो चेंज आया उसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा और ये फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ रहे, तो इसको वॉल्यूंटरी चेंज बोलते हैं। बस इतना याद रखना, छोटी सी बात याद रखना। सर क्यों रखनी है, इससे क्या इफेक्ट आएगा, सर इससे क्या क्या हो जाएगा वॉल्यूंटरी चेंज आ जाने से, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, वो सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना याद रख लो कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया और उसकी वजह से भी तब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अवेलेबल है, तो वो नॉर्मल चेंज है, कंपलसरी चेंज है, यूजुअल चेंज है। पर अगर चेंज आया और उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, हमें ये फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ रहे हैं, तो अपना जजमेंट ले रही है ना कंपनी। अब कंपनी अपना जजमेंट रही है, वो बोल रही है सिमिलर वाला देख लो, नहीं है तो बेसिक प्रिंसिपल वाला देख लो, नहीं है तो आईएएस में। ये वॉल्यूंटरी चेंज है, ये अपनी मर्जी से चेंज लाया जा रहा है, क्लियर ये चीज, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी तक जो आपको याद रखना है मैं उसे रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, ध्यान से सुनो। अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बात देखी है बच्चों, कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाती है, तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पूरे साल में हुए हैं उनकी एंट्री करनी, उसके लिए उसे अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने का, अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है। उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ गया तो वो चेंज का इफेक्ट क्या होगा, चेंज का इफेक्ट कब से होगा, उसको क्या क्या कंपनी को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, वो भी बताता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ गया तो उसका इफेक्ट और डिस्क्लोजर क्या होगा, अगर एरर्स हो गए हैं उनको करेक्ट कर रहे हो तो फिर उसका इफेक्ट या डिस्क्लोजर क्या होगा, और इंटर फर्म और इंट्रा फर्म जो कंपैरिजन है वो बेटर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, स्कोप भी है। अकाउंटिंग पॉलिसी और उसके एग्जांपल्स हमने देखे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और उसके एग्जांपल देखे, एरर्स जिसे हम प्रायर पीरियड एरर्स के नाम से भी जानते हैं इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो हमने देखे, उसका करेक्शन भी हमने अभी देखेंगे हम, क्लियर ये चीज, उसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। मैंने आपको दो बातें बताई थी जो आपको याद रखनी है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में शायद आ सकती है, ट्रू फॉल्स में, एमसीक्यू में। पहला, कि अगर डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज हो रहा है उसे आप अकाउंटिंग एस्टिमेट मानिएगा, और अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने में मिस्टेक कर दी तो वो एरर का पार्ट माना जाए। उसके बाद में हमने देखा कि आखिर कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करती है, अप्लाई करती है, तो क्राइटेरिया क्या है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, छोटी सी बात है कि अगर उस इंडियन अकाउंटिंग, अगर कोई स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है उस ट्रांजेक्शन के लिए, वो अप्लाई कर दो, मैटर। पर अगर कोई स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना, तो कंपनी के मैनेजमेंट को, एंटिटी को अपने जजमेंट से कोई मिलता जुलता इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना होता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। पहला फैक्टर कौन सा है, कि कोई सिमिलर इंड एएस मिल जाए, नहीं है तो बेसिक प्रिंसिपल वाला इंड एएस मिल जाए, जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो प्रिंसिपल्स है बेसिक और इंड एएस है उनका बेसिक प्रिंसिपल मिलता जुलता है। वो भी नहीं है तो इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो किस बारे में बात करता है। उसके अलावा वो भी नहीं है तो जो हमारी अदर बॉडीज है, आईसीएआई, ये किस बारे, ये कौन सा अप्लाई करती हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो भी नहीं है। तो फिर आपको ये देखना है कि अकाउंटिंग लिटरेचर ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका, वो भी नहीं है। तो फिर आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या चल रही है, नॉर्मली मेरी जो इंडस्ट्री है वो क्या अप्लाई कर रही है इसके ऊपर, है ना, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कॉमन थ्योरी क्या है लोगों की, उसको अप्लाई कर देना। यहां तक की बात बच्चों हम लोग बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं।
अब हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है और उसको सेलेक्ट और अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम उसके चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। मजा आएगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। बच्चों आप लोग यहां तक जितना पढ़ा पॉज कर लो, हालांकि अब कितनी बार रिवाइज करते जा रहे हैं, बहुत बार। एक बार आप इसको यहां तक पॉज कर लो और उसके बाद में फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, क्लास लंबी नहीं लगेगी। आप अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंजेस के बारे में। और बच्चों आपको पता है हम सब चीजें कहानियों के थ्रू पढ़ते हैं, तो अब हम अपनी एक कहानी, नई कहानी स्टार्ट करेंगे। इस कहानी के अंदर बच्चों दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है कैटरीना कैफ और बच्चों एक का नाम है मोहित बंसल सर, जो आपके सर हैं। मैं ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में, अभी तक हमने समझ लिया अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, उनको सेलेक्ट और अप्लाई करने के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं उनको चेंज के बारे में। अब चेंज पर आ चुके हैं। एक बार की बात है बच्चों, कैटरीना कैफ मेरे पास में आई, मुझसे आकर बोली कि मोहित सर, मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कुछ पूछने हैं। पूछ लूं क्या? मैंने कहा पूछ लीजिए कैटरीना जी, पूछ लीजिए। बोले सर ये बताइए अकाउंटिंग पॉलिसीज कब कब चेंज हो सकती हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। मैंने कहा कैटरीना जी अकाउंटिंग पॉलिसीज दो सिचुएशन में चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज दो सिचुएशन में चेंज हो सकती है। पहला, जब वो इंड एएस, जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे हो, वो खुद इंड एएस चेंज होना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि यार अब चेंज आना चाहिए। जब चेंज उस इंड एएस की रिक्वायरमेंट है, मतलब इंड एएस बोल रहा है कि नहीं अब चेंज होना चाहिए, अब होना चाहिए, अब होना चाहिए, मतलब जरूरी है। एक तो वो सिचुएशन होती है, जैसे मान के चलो कि इंड एएस, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंड एएस ले लो, वो उसको अंदर वो खुद आ जाता है कि नहीं यार अब तो चेंज होना चाहिए, अब तो जरूरी हो गया है चेंज होना, मार्केट बदल गया है, दैट अब वो खुद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, खुद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, खुद गवर्नमेंट चेंज कर रही है। कोई कंपनी एंटिटी चेंज नहीं कर रही है जो उसे यूज करती है, गवर्नमेंट चेंज कर रही है, बॉडीज चेंज कर रही है, खुद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होने के लिए बोल रहा है। कंपलसरी चेंज है, मैंडेटरी चेंज है, होना ही पड़ेगा। एक तो वो सिचुएशन, और एक ये सिचुएशन होती है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होने के लिए नहीं बोल रहा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि मेरे अंदर जो पॉलिसी लिखी है उन्हें फॉलो करते रहो, मस्त चल रहा है काम। लेकिन एंटिटी, एक कंपनी ये बोल रही है कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करने के बाद में जो बेटर रिजल्ट आएगा, चेंज करने के बाद में जो, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है वो कॉस्ट फॉर्मूला लगाती है अपना कॉस्ट के लिए, अभी तक वो फीफो मेथड लगा रही थी, अब वो बोलती है कि मैं तो वेटेड एवरेज मेथड लगाऊंगा अपना। जरूरी नहीं है, इंडियस ने नहीं बोला ऐसा करो, चेंज रिक्वायरमेंट जो है वो इंडियस की नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो कंपनी बोल रही है नहीं मैं करूंगी, अब मैं इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहती हूँ। मैं एक पर्टिकुलर एंटिटी बोल रही है मैं चेंज करना चाहती हूँ, या कुछ एंटिटीज बोल रही है मैं चेंज करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने चेंज कर दिया ना, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पहले वाले से ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। तो ये वॉलेंट्री चेंज है, ये अपनी मर्जी से कर रही है एक कंपनी, ये उससे करवाया नहीं जा रहा, ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज करने को नहीं बोल रहे। तो दो सिचुएशंस में चेंज हो सकता है, एक है कंपलसरी, एक है वॉल्यूंट्री। एक है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बोलता है कि चेंज होना चाहिए, जरूरी है, और एक वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलता, कंपनी बोलती है, एंटिटी बोलती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है कि मैं अब इस पॉलिसी को चेंज करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पहले से ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा कंपनी को लगता है। इस तरह के चेंज को वॉल्यूटरी चेंज बोला जाता है।
तो बच्चों अभी तक कैटरीना कैफ ने एक क्वेश्चन बोला, बोला कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया जा सकता है ना। और ये देखो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकती है, तो एक तो जब इंड एस की खुद की रिक्वायरमेंट है, या फिर कंपनी खुद से कर रही है, एंटिटी खुद से कर रही है ये सोचकर कि मेरा रिजल्ट बेहतर आएगा, इस वाले चेंज को वॉलंटरी चेंज बोलते हैं और उसको हम कंपलसरी चेंज। कैटरीना जी को यहां तक की बात समझ में। अब कैटरीना जी ये बोली, बोलो मोहित सर ठीक है, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये माना ही नहीं जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। आपने मुझे ये बता दिया कि कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये माना ही नहीं जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो सकती है या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब आप सोचिए कि कोई एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है और वो पहले वाली किसी अकाउंटिंग पॉलिसी से मिलती जुलती नहीं है ना। कोई एक न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी आई और वो पहली वाली से मिलती जुलती नहीं है, तो इसे चेंज क्यों मान रहे हो, उसको न्यू इंट्रोडक्शन मानो ना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अभी ना एक मूवी आ रही है, ऐसा बात चल रही है कि हेरा फेरी 3 मूवी आएगी। अब आपको पता है हेरा फेरी 3 के अंदर 3 कैरेक्टर्स थे मेन। पहले बाबू भैया परेश रावल जी, राजू अक्षय कुमार साहब और श्याम सुनील शेट्टी जी, मेन ये 3 कैरेक्टर थे। तो बात आई कि राजू जो अक्षय कुमार जी हैं वो मूवी नहीं करेंगे थर्ड वाली, तो उनकी जगह एक नए एक्टर को लाने की बात हुई, कार्तिक आर्यन। ये बोला गया कि क्या ये अक्षय कुमार को रिप्लेस करना है, बोला नहीं, ये कार्तिक आर्यन राजू का कैरेक्टर नहीं करेंगे, ये कोई नया ही कैरेक्टर करेंगे, न्यू इंट्रोडक्शन है। इसको आप चेंज क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो कि राजू को रिप्लेस, नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन वो जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी आई है वो पहली वाली किसी अकाउंटिंग पॉलिसी मिलती जुलती नहीं है और उसकी वजह से कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये चीज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा इसके अलावा, इसके अलावा सपोज कीजिए कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ऑलरेडी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनी हुई थी। अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार मार्केट में कुछ अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होने लगे जिनके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी। तो ऐसा थोड़ी है कि ये कोई पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। तो बेसिकली इस चीज को 2 पॉइंटों में लिखा है, पर एक ही बात को आप एक ही चीज समझ लीजिए, ये एक ही पॉइंट है, मैं दोबारा से समझा देता हूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब ये माना ही नहीं जाता अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है जो कि पहले वाली मिलती जुलती किसी अकाउंटिंग पॉलिसी से नहीं मिलती जुलती है, नया इंट्रोडक्शन है और वो किसी नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। ऑलरेडी जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पहले से अकाउंटिंग पॉलिसीज बनी हुई है, वो ये नहीं बोल रही है कि पुराने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे उन पर जो फलाना इंडेक्स लगता था, अब हटके ये, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उस पर अभी तक इंड एस कुछ भी लगता 39 लगता था मान लो। ऐसा नहीं है कि अब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी आके बोल रही है इस वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अब 39 नहीं है फलाना लगेगा, ऐसा नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि हमने एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जो ना तो ऑलरेडी किसी बनी हुई अकाउंटिंग पॉलिसी से मिलती जुलती है, उसको चेंज नहीं करता। दूसरा, हमने नए तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ये बनाई है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले वाले से डिफर करते अलग हैं। मतलब नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए नई अकाउंटिंग पॉलिसी आई है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं किया हमने। तो कैटरीना जी के अभी तक 2 सवाल थे और दोनों उन्हें समझ में आ गए। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब चेंज हो सकती है, जब खुद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज करना चाहता है या फिर एंटिटी चेंज कर रही है बेटर रिजल्ट के लिए, इसे वॉलंटरी बोलते हैं। सेकंड,
कि कब माना जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस हुई है, और वो नई अकाउंटिंग पॉलिसी पहले वाली किसी अकाउंटिंग पॉलिसी से मिलती जुलती नहीं है, पहले वाले एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नई चीज के लिए हुई है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये बोले ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बताइए। बोलो मोहित सर, जब आपने ये तो बता दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब कब आ सकता है, ये बताइए जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है तो फिर उस चेंज कौन से मेथड से आएगा, किस प्रोसीजर से चेंज आएगा, कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। बोला सिंपल है, देखो अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है और चेंज होने का मेथड उसी इंड एएस में लिखा हुआ है, मान लो इंड एएस, कोई भी इंड एएस फलाना ढीकना कोई भी चेंज हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है और उसी इंड एएस के अंदर मेथड भी लिखा है कि जब मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो ये वाले मेथड से होगी, तो वो फॉलो, खत्म किस्सा। बोला अगर नहीं लिखा हुआ तो, नहीं लिखा हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज आएगा। वो क्या होता है समझाऊं, बहुत ध्यान से देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखो यहां पे मैं समझा के बोलता हूं, जैसे एक कंपनी है आपकी, ये है ओयो कंपनी और ये है कोई रेमंड्स कंपनी, हालांकि दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, फील्ड भी अलग है। ओयो कंपनी भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है किसी इंड एएस के अंदर, पर्टिकुलर इंड एएस में, लेकिन चेंज करने का मेथड इस इंड एएस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो वाला मेथड फॉलो कर लो, मैटर खत्म। ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है किसी पर्टिकुलर इंड एएस में, लेकिन चेंज करने का मेथड उस इंड एएस के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली आएगा। चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली आएगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जब चेंज आ रहा है ना, जिस दिन चेंज आया है वहां से, उस दिन से रिकॉर्ड्स में, ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट स्टार्ट होगा, उस दिन से ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट्स, मतलब जैसे मान के चलिए एक कंपनी आज 2023 में खड़ी है और कंपनी ने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज कर दिया था, पॉलिसी में चेंज कर दिया था 2022 के नवंबर में या अक्टूबर महीने में, तो जब चेंज हुआ था वहां से उसका इफेक्ट आना रेट्रोस्पेक्टिवली ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल बात मैंने बोली, बहुत ध्यान से सुनिए, पहले रिवाइज कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट में जाने वाले हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी चेंज हो रही है तो कब कब चेंज हो सकती है, पहला इंड एएस खुद चेंज करने को बोल रहा है या कंपनी चेंज कर रही है बेटर रिजल्ट के लिए, इसे वॉलंटरी बोला जाता है। कब चेंज नहीं माना जाता, जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी आई है नए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो पहले वालों से मिलते जुलते नहीं है। अच्छा, चेंज का मेथड क्या होगा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर इंड एएस में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और चेंज करने का मेथड प्रोसीजर उस इंड एएस में लिखा भी है कि भैया मेरे को मेरी पॉलिसी जब चेंज करोगे ये वाला मेथड फॉलो कर लेना, तो वो करें। अगर नहीं लिखा हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज आएगा। अब रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जब चेंज आया तब से उसका इफेक्ट लेना स्टार्ट कर, प्रायर पीरियड से ना इफेक्ट लेना स्टार्ट कर। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, सर ये जो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट आएगा ये कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब रेट्रोस्पेक्टिवली आता है, ये दो सिचुएशन होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। एक तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का मेथड उस पर्टिकुलर इंड एएस में नहीं लिखा हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का मेथड उस पर्टिकुलर इंड एएस में नहीं लिखा हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज माना जाता है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली आ जाता है। दूसरा, अगर चेंज वॉलंटरी किया जा रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज आता है। इसीलिए आपको ध्यान हो, मैंने जब समझाया था ना ये कंपलसरी वॉलंटरी, वो क्यों समझाया था, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पॉलिसी चेंज हो रही है और मेथड उसी में लिखा है,
तो वो मेथड फॉलो कर लो, मैटर खत्म। बट मेथड नहीं लिखा तो चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कब कब आता है? एक तो आपने बताया जब कोई पर्टिकुलर उस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जिसमें चेंज आ रहा है उसमें मेथड नहीं लिखा, उसमें प्रोसीजर नहीं लिखा, एक तो तब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है, इफेक्ट आता है। दूसरा दूसरा अगर वॉल्यूंटरी चेंज हो रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो आता है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का, वो दो सिचुएशंस में आता है। एक, जब पर्टिकुलर मेथड उसी इंड एएस में नहीं लिखा हुआ। दूसरा, वॉल्यूंटरी चेंज कर रही है। स्टूडेंट बोलता है सर पूरा रिवाइज करवाओ, यहां तक जितना पढ़ाया ना एक बार उसे पूरा रिवाइज करवाओ, फिर आगे चलेंगे हम लोग। मैंने कहा पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमने अभी तक पढ़ा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कि किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसका क्राइटेरिया। चेंज अगर आ गया अकाउंटिंग पॉलिसी में, उसका इफेक्ट क्या होगा, कैसे डिस्क्लोजर होगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर चेंज आ गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या डिस्क्लोजर होगा। एरर हो गई तो उन्हें कैसे करेक्ट करेंगे, उसका क्या इफेक्ट डिस्क्लोजर होगा। इंट्रा फर्म इंटर फर्म कंपेरिजन अच्छा हो जाए। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर्स के मैंने एग्जांपल्स भी समझाए। अकाउंट मैंने एक दो बातें और बताई, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड अकाउंटिंग एस्टिमेट का पार्ट है, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने में मिस्टेक हो जाती है, एरर का पार्ट है। उसके बाद में हमने क्राइटेरिया भी देखा कि किस तरह से अप्लाई करना होता है। अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक इंड एएस बनाए तो वो अप्लाई कर दो, नहीं बनाए तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट को, एंटिटी को एक जजमेंट लेना होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, वो सीक्वेंस में करना जरूरी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कोई सिमिलर इंड एएस है तो अप्लाई कर दो, अदरवाइज बेसिक प्रिंसिपल चेंज करो, चेक करो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अदरवाइज आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन सा अप्लाई करता, अदरवाइज अदर बॉडीज कैसे अप्लाई करती, अदरवाइज अकाउंटिंग लिटरेचर ट्रीटमेंट कैसे होता, अदरवाइज जो मेरी इंडस्ट्री है उसकी क्या नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, मैं भी वही करूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज होता है तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें चेंज हो सकता है। पहला, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद चेंज करने को बोल रहा है, या फिर कंपनीज मर्जी से चेंज कर रही है, वॉलेंट्री चेंज। कब चेंज नहीं माना जाता, जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, पहली वाली से मिलती जुलती नहीं है, पहले वाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से भी डिफर करती है। फिर हमने ये देखा कि क्या मेथड, क्या प्रोसीजर होगा। जिस इंड एएस के अंदर चेंज आ रहा है, अगर उसी में मेथड लिखा हुआ है चेंज का तो वो फॉलो कर लो, अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिव मेथड अप्लाई किया जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब कब आता है? जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब कब आता है? एक तो उस पर्टिकुलर इंड एएस जो चेंज हो रहा है उसमें मेथड नहीं लिखा हुआ। दूसरा, वॉलेंट्री चेंज। स्टूडेंट बोला समझ में आ गया, कैटरीना कैफ बोली समझ में आ गया, लेकिन अब एक नया क्वेश्चन आया, हम कब कब मानेंगे वॉल्यूंटरी चेंज है? हम कब कब मानेंगे वॉल्यूंटरी चेंज है? देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर चेंज का मेथड उस इंडेस में नहीं दिया हुआ या फिर चेंज वॉल्यूंटरी किया जा रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि वॉल्यूंटरी चेंज कब कब माना जाता है। मैंने आपको अभी भी बताया था, पहला, या तो कंपनी खुद इसलिए चेंज कर रही है कि रिजल्ट्स बेटर आ जाएं, मतलब ये, या तो कंपनी इसलिए चेंज कर रही है कि रिजल्ट बेटर आ जाए, और मैंने ये लिखा भी है, इसे वॉल्यूंटरी चेंज बोला जाता है। या फिर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई बना ही नहीं है इंड एएस, और आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ रहे हैं, यहां भी लिखा है इसको वॉल्यूंटरी चेंज माना जाता है। क्लियर है ये चीज? तो वॉल्यूंटरी चेंज दो टाइप माना जाता है, वो मैंने आपको यहां भी लिख दिया है, पहले भी लिख दिया है, समझा भी दिया है। ये भी समझा दिया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर ये चेंज वॉल्यूंटरी आ रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक और है, कब है? जब जो इंड एएस चेंज हो रहा है उसके अंदर पर्टिकुलर मेथड नहीं। तो बच्चों अभी इंड एएस 8 हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमें और पढ़ना है, अभी तो हमें डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं, फिर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को पढ़ेंगे, फिर हम एरर्स को पढ़ेंगे। अभी तो काफी है, पर आज हमने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया। मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स, कहानियों से पूरा समझा दिया।
5 से 6 बार हमने रिवीजन भी कर लिया, इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 खत्म हो जाएगा। साथ में हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड वो भी साथ में सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरा अपना स्टडी मटेरियल तो फॉलो करते ही हैं जो कि आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, हम स्कैनर भी साथ में सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज। आज की क्लास में हमने समझा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो कि बहुत जरूरी है। आगे हम इसे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए सबको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।